मान लो ये पवन चल रही है कोई भी, ठीक है, तो जिधर से पवन आती है तो ये तो पवन का आगमन का क्षेत्र हुआ, और ये पवन के गमन का क्षेत्र, यानी इधर तो क्या कर रही है और इधर से क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। और फेरेल का नियम कहता है कि जिधर से पवन आ रही है यानी आगमन हो रहा है, इधर आप लोगों को खड़ा होना है, लेकिन यहां पर आप लोगों की होगी पीठ। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा पीठ किधर है, पर समझ लो आप लोग कि पीठ ही है ये, कि आगमन की ओर हमेशा क्या करनी है, हम लोगों को पीठ करके खड़ा होना है। और जब अगर हम खड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में हम पाएंगे क्या कि ये पवन दाएं हाथ को मुड़ जाएगी, यानी सीधी नहीं चलकर ये दाएं हाथ को मुड़ जाएगी। ये कहते हैं कि अगर मान लो पवन आगमन की ओर पीठ करके खड़े हैं, लेकिन अब की बार हम खड़े हैं दक्षिणी गोलार्ध में, कहीं से भी आए पवन, चाहिए ऐसे चले चाहिए ऐसे चले, कहीं से भी चले, हमें तो एक बात याद रखनी है, फेरेल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो ये पवन जिधर से आगमन हो रहा है उधर पीठ करके खड़े होने पर ये पवन दाएं हाथ को, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन अपने बाएं हाथ को मुड़ जाती है। ठीक है, ये याद रहेगी क्या बात। तो देखो दोस्तों, अब इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। यहां आपने कहा हाई प्रेशर बन गया, ये लो प्रेशर, गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। बताओ पवन इस प्रकार से आएंगी और मैं यहां पर ये मैं खड़ा हूं जैसे, तो बताओ इधर पीठ करके खड़ा होना पड़ेगा आपकी साइड में। गोलार्ध कौन सा है, और फेरेल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन मुड़ेगी, तो बायां तो मेरा यही है ना, तो बताओ पवन आपके इस प्रकार से मुड़ेगी या नहीं, तो सीधी नहीं चलकर पवन इस प्रकार से मुड़ जाएगी दाएं हाथ को। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। यहां आपकी बार आपके कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, यहां पर कैसा प्रेशर है, और हम जानते हैं पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, तो पवन के आगमन का रास्ता तो यही है, तो इसकी तरफ हमारी क्या होनी चाहिए, पीठ। देखो ध्यान से, पीठ है हमारी, लेकिन गोलार्ध कौन सा है, और उत्तरी गोलार्ध में पवन निश्चित रूप से अपने, तो दायां तो यही है ना, तो दाएं हाथ को मुड़ जाएगी, यानी कि पवन इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देगी। ये नियम की बात है, और इस नियम को बताने वाले विद्वान थे फेरेल, और इस नियम को ही कहा जाता है, फेरेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, किधर, उधर नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, चलती किधर है कि किधर नहीं चलती है। ठीक है, वो तो आने वाले समय पर बताएंगे। कि मैंने कहा कि मान लो यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो पवन चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो बताओ इस साइड में हमारी क्या है, पीठ है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में किस हाथ को मुड़ जाएगी, इस हाथ को मुड़ जाएगी, तो ये आपके पवन इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देगी। मान लो खुदा न खास्ता यहां पर बन गया लो प्रेशर, क्या बन गया, और यहां पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, और पवन चलेगी हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और फेरेल का नियम कहता है कि जिधर से पवन आती है, ये लो साहब इधर से पवन आई, और इधर से पवन आई तो हमको क्या करके खड़ा होना है, पीठ करके खड़ा होना है। और गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी, और उत्तरी गोलार्ध में पवन है, तो आपके पवन इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो लिखेगा फेरेल का नियम। फेरेल के नियम के अनुसार फेरेल के नियम के अनुसार फेरेल के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के प्रभाव से कोरियालिस बल के प्रभाव से कोरियालिस बल के प्रभाव से पवने अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यह विचलन
नंबर 1 पर लिखेगा उत्तरी गोलार्ध में पवन के आगमन की ओर पीठ करके खड़े होने पर पवनों में विचलन दाएं ओर होता है। बात वही है जो आपने लिखा, बस इतना याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ को मुड़ती है और दक्षिण में शब्दों के ऊपर जाना ही मत का आगमन और ये वो कई चीज लिख दी इसने। तो नंबर 2 पर लिखेगा दक्षिणी गोलार्ध में पवन के आगमन की ओर पीठ करने पर विचलन बाएं ओर हो जाता है। इस बात की फेरेल के नियम की पुष्टि करते हैं एक और व्यक्ति, जिसे कहा जाता है बोयज-बेलेट का नियम। बोयज-बेलेट का नियम में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो अब तक आपने पढ़ा था वो ही है, कोई विशेष चीज नहीं है नियम के अंदर दोस्तों। यहां पर ये क्या कहते हैं अब की बार कि सब अब तक तो आप पीठ करके खड़े थे, ठीक है जी, अब तक तो हम पीठ करके खड़े थे, लेकिन अब की बार बोला मुख करना है हम लोगों को बोयज-बेलेट के अनुसार। और मुख करना है किसकी ओर? जिधर से पवन आ रही है। तो जैसे मान लो आपकी साइड से आ रही है पवन, तो इधर से आ रही है और मुख करने पर अब मैं देखूंगा कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में हमेशा बाएं ओर दिखाई देगा और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब आपको कुछ ही नहीं है। बात वही है फेरेल वाली। आप देखो कि यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जिधर से पवन आ रही है तो इधर से आ रही है, तो इधर हमको क्या करना है? मुख करके खड़ा होना है। इधर मुख करके खड़े हैं तो आप ध्यान से देखिए आपके बाएं ओर क्या बना हुआ है? लो प्रेशर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और दक्षिणी गोलार्ध में ये निश्चित रूप से दाएं ओर दिखाई देगा। बात वही है, तो लिख लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से कई बार फेरेल का नियम नहीं देकर बोयज-बेलेट का नियम दे देता है, और लिखेगा इसमें बोयज-बेलेट के नियम अनुसार जिधर से पवन आ रही है, उधर मुख करके खड़े होने पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में बाएं ओर लेफ्ट हैंड को तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर बनता है। देखो जी कुछ ही नहीं है, अभी बताया आप लोगों को कि भाई फेरेल तो ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब ये पवन आ रही हैं तो जिधर से पवन आएंगी तो आप बताओ ये पवन किस हाथ को मुड़ेगी? दाएं हाथ को मुड़ेगी।
बॉयज बेलेट कहते हैं कि नहीं साहब, पीठ क्यों करके, आप तो मुख करके खड़े हो, तो मुख करके खड़े होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये बाएं हाथ को मुड़ जाएगी। इतनी सी बात थी ये। अंतिम बल देखिएगा, कैसे बातें चल रही हैं जी, समझ में तो आ रहा है ना। अब सब अगली बल, जो हम अगले बल की बात करते हैं, वो बल आता है हमारा घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल क्या होता है जी, देखिएगा, मान लीजिए यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर बना हुआ है लो प्रेशर। ठीक है, जब हाई प्रेशर से पवन लो प्रेशर की ओर चलेगी तो देखो दोस्तों, इसमें जनरेट होगा घर्षण। घर्षण कब जनरेट होगा, जब इसके सामने कोई वस्तु आए, जब ही तो होगा। यहां पर आप लोगों ने घर बना रखा है, घर बनाकर कभी आपने देखा होगा इस घर से टकराकर, और ये पवन इस प्रकार से चलते हुए, और मान लो यहां पर भी घर हो, फिर बेचारी इससे टकराएगी, तो इसके अंदर पवन वेग में कमी आएगी या नहीं। तो घर्षण हमेशा कमी लाता है, तो पवन वेग में कमी आएगी। लेकिन जो पवन इस प्रकार से सीधी जानी थी, वो आपके बताओ, ये पवन अब कोण बनाकर और कोण बनाकर बहने लग गई कि नहीं। तो ये कोण बनाकर बहने लग गई, और ये समदाब रेखाओं के समांतर, और समदाब रेखाओं के समांतर नहीं प्रवाहित होकर ये जो पवने हैं, ये कोण बनाकर पवने चलती हैं, और ये कोण बनाकर जो पवने चलती है, इन्हें ही कहा जाता है भू विक्षेपी पवने, जियोसेंट्रिक विंड्स, या इन्हें ही कहा जाता है प्रवणता पवने। तो इन पवनों को क्या कहा जाता है, भू विक्षेपी पवने। सेकेंड ग्रेड का 2022 का पेपर उठाना, एसएस वाला। एसएस वाले में क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से भू विक्षेपी पवनों के लिए उत्तरदायी कारक है कौन है। तो इस घर्षण बल के प्रभाव से, व्याख्या में देखें तो इसको, पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हुए रास्ते में अनेक अवरोध से टकराती हैं, जिसके कारण से पवनों में घर्षण बल की उत्पत्ति होती है, और पवन सीधे नहीं चलकर पवने कोण बनाकर चलना प्रारंभ कर देती हैं, और ये कोण बनाकर चली पवनों को ही भू विक्षेपी या प्रवणता पवने कहते हैं। तो लिखिएगा, घर्षण बल, पवने पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हुए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हुए अनेक अवरोधों से टकराती हैं, अनेक अवरोधों से टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण बल का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण बल का विकास होता है, वह पवने सीधे ना चलकर कोण बनाकर चलना प्रारंभ कर देती हैं, कोण बनाकर चलना प्रारंभ कर देती हैं, चलना प्रारंभ कर देती हैं। इन पवनों को ही भू विक्षेपी पवन या दाब प्रवणता पवन कहा जाता है। दाब प्रवणता पवन कहा जाता है।
दाब से ही बनती हैं, तो ये प्रवणता पवनें होती हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों के दाब प्रवणता पवनें कहलाती हैं, यही आपके भू विक्षेपी पवन कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पवनों संबंधी जो नियम हैं और जो बल हैं वो यहाँ पर ये समाप्त हुए। इन्हीं बलों से आगे हम लोगों को सब चीजें पढ़नी है, तो ये सबके याद होनी चाहिए। तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? जहां तापमान अधिक होगा वायुदाब, और अधिक वायुदाब के क्षेत्र को कहते हैं हाई प्रेशर। क्या कहते हैं? और पवन हमेशा चलती है हाई से। क्यों चलती है? दाब प्रवणता बल के कारण से चलना प्रारंभ कर देती है। ये दाब प्रवणता के बल के कारण से चली पवनें अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? और विचलित लाने वाला बल कौन सा है? और कोरियालिस बल के कारण विचलित हुई ये पवनें फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कब? जब हम किधर पीठ करेंगे? पवन के आगमन की ओर। लेकिन बोयज बेलेट के नियम अनुसार हमको क्या करना है? मुख करना है, और मुख करने पर ये उत्तरी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ को और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं हाथ को मुड़ जाती हैं। किंतु चलती हुई इन पवनों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो बल जनरेट होता है, और घर्षण बल के प्रभाव से चलने वाली पवनें कौन सी होती है? भू विक्षेपी पवन होती है। यहां तक की बात समझ में आए? अब अगली बात, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां। अक्सर ग्रेड सेकंड में इन वायुदाब पेटियों से क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। तो अब तक जो आपने पढ़ा था उसी चीज को अप्लाई करना आप लोगों को, और इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना। देखिए, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है साहब, ठीक है। इस पृथ्वी पर देखिए, और पृथ्वी को ये दो भागों में बांटने वाली रेखा है, और दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी रेखा है ये? यानी ये ग्रेट सर्किल है, महान व्रत है। तो इसको महान व्रत क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये लो साहब 0 डिग्री, और ये इसके ठीक पीछे 180 डिग्री भी दो भागों में बांटती है। इसको तो हम महान व्रत नहीं कहते। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सुनने तो, मेरे को उत्तर सुनने में बड़े मजे आते हैं। हाँ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से बोलो। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है, महान व्रत कहा जाता है। क्यों? बोल साहब, हम संस्कृत के ये हम गच्छामी गच्छाम गच्छाम गच्छामी हैं, संस्कृत है सब्जेक्ट, संस्कृति है ना। अच्छा, संस्कृत वालों को तो इनको तो क्या है बोले, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी भाषा अपने को कहाँ समझ में आएगी? तमें वो पता नहीं क्या क्या बोल। कौन एक श्लोक सुनाना, श्लोक सुनाना एक। तुम्हें माता च पिता बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। है जगदीश जी की आरती थोड़ी ना गा रही हो। एक श्लोक दो, दूसरा हो गया इसके अलावा। हैं सैले सैले, ये 4 श्लोक जो 12वीं के सबसे आसान है ना, वो बोल रही है। हैं ऐसे तो फिर मैं भी बोल दूं। हैं माताए शत्रु पिताए बरी ये न बालको पाटित न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो ऐसे तो ये तो रटे हुए हैं, हमारे भी रटे हुए हैं, तो 8वीं क्लास के, ये थोड़ा ना बोल रहे हैं। भर्तरी का एक श्लोक सुनाओ। है भर्तरी चलता है ना आपकी 12वीं में? देखिए दोस्तों, इसको महान व्रत इसलिए कहते हैं
कि भूमध्य रेखीय परिधि है 40,076 किलोमीटर की, लेकिन ध्रुवीय परिधि की जब हम बात करते हैं तो ये कोई भी ध्रुवीय परिधि 40,008 से किलोमीटर से आसपास होती है। यानी ये तो ध्रुवीय परिधि जो है ये तो कितने किलोमीटर की है, 40,008 की, और ये कितने की है, बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वृत्त होने के कारण से इसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ठीक है, खैर बात कुछ थी, अपन कहाँ और पहुंच गए, लेकिन देखो बेसिक जानकारी मिलती रहनी चाहिए। जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर आपको पता है कि सूर्य की किरणें कैसी गिरती हैं, सीधी गिरती हैं, यानी कि लंबवत गिरती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल 0 डिग्री पर ही इसका प्रभाव रहेगा, तो इसके लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में इस सूर्य की किरणों का क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। तो हमने कहा कि जैसे 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ के बीच में, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये आपके 5 डिग्री साउथ, तो 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरणें कैसी गिरती हैं, सीधी गिरेंगी। जब सीधी गिरेंगी तो इस क्षेत्र में तापमान का प्रभाव अधिक होगा। तो आपको पता है कि जब इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा है तो निश्चित रूप से वायुदाब क्या होगा, तो आप बताओ ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा कि नहीं, और ऐसा क्षेत्र बन जाए जो एक निश्चित एरिया होता है उसको हम पेटी बोलते हैं। तो निम्न वायु दाब की ये क्या बन गई, आपके पेटी बन गई। क्षेत्र कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया है यानी कि ये आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखीय ये पेटी बन गई आपके 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो किसका प्रभाव आया, सूर्य का, और सूर्य ने क्या प्रभाव डाला, ताप का प्रभाव डाला। तो आप बताओ ये कैसी पेटी होगी, तापमान जनित पेटी होगी। कैसी पेटी होगी ये, आपसे ग्रेड 2 के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी ताप जनित पेटी है। एक और आएगी अभी, एक ही है, ठीक है, तो वहां उत्तर देना था भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, हमको आंसर देना था। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर अलग विषय पर चलते हैं। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें आई तो निम्न वायुदाब कैसे बनता है, तो उसका रीजन ये होता है कि तापमान जब अधिक होता है, आप देखना कहीं पर भी गांव में या कहीं पर कोई ऐसे आग लगी हुई हो, आग के पास में हवा अपने आप ही आएगी, ऑटोमेटिक आएगी आप, ठीक है, ऐसा क्यों, आप देखना आग की लपटें, जबकि हवा है ही नहीं वहां पर, लेकिन हम कह रहे हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं, ऐसे लगता है कि हवा इधर बग रही है, ठीक है। तो आसपास हमको हवा महसूस नहीं होती, लेकिन उस आग में होती है। क्यों, क्योंकि उस आग के पास में आग के जलने के कारण से वहां तापमान अधिक हो गया, और तापमान अधिक होने के कारण वहां वायुदाब कम हो गया, जो अपने आसपास की थोड़ी बहुत पवनें थी उनको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ की पवनें जो आग लगी थी वहां पर देखो, आपके आग लगाने का कार्य सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं, वैसे तो नहीं करती, नहीं करते, पता नहीं है, करती हैं कि नहीं, करती हैं ना, करती हैं कि नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा खाना कौन बनाता है, महिला या पुरुष, पुरुष बनाते हैं, आपके बनाते हो, हमारे तो महिलाएं बनाती हैं। हाँ, कौन बनाता है सबसे ज्यादा खाना, देखो झूठ नहीं बोलना, फौजी साहब बैठे ना, फौजी साहब खाना कौन बनाता है सबसे ज्यादा, महिलाएं बनाती हैं, और खाना बनाने के लिए उनको लगानी पड़ती है क्या, तो मैंने कहाँ गलत कहा कि भारत में ज्यादा आग लगाने का काम कौन करता है, तो मेरी बात कहाँ गलत साबित हुई, ठीक है, बताओ आप गलत साबित हुई हो तो बताइए। खैर, सोच बदलो, देश बदल रहा है। हाँ, वैसे भी आग लगाने का काम महिलाएं करती हैं, ठीक है, वैसे चूल्हे में, अभी गैस की बताया था मैंने, ठीक है। हाँ, समय हो गया दोस्तों, ये पूरा बन नहीं पाएगा, जब तक पूरा नहीं बनेगा ये समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिन शुभ हो।
आप सदैव प्रसन्न रहें, भगवान श्री नारायण कृपा बनी रहे, माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए। थैंक यू।